लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन कंप्लीट कर लिया था। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने दोनों क्रॉस कर लिए, उसका जो ऑब्जर्वेशन था, उसका जो आउटकम था वो ये था कि मेंडल ने प्रपोज कर दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ उन्होंने दिए थे। कौन कौन से लॉ थे और किस लॉ में क्या कहा था, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहले तो रटने वाला सवाल है कि मेंडल्स के कौन कौन से लॉ हैं। तो 3 लॉ हैं, लिखते चलेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो पहले तो नाम याद होने चाहिए कि पहले लॉ को क्या कहते हैं, दूसरे लॉ को क्या कहते हैं और तीसरे लॉ को क्या कहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये लॉ आए कहां से। तो मेंडल ने जो ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे वो अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से उन्होंने लॉ प्रपोज कर दिए। पहली बात, इसमें से कौन से लॉ है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है और कौन सा लॉ है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट और सेकंड लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन का आउटकम है, जबकि जो थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है उसका आउटकम है। एक और बात, क्या ये लॉ पूरी तरीके से लागू है, तो कहोगे नहीं, पूरी तरीके से लागू नहीं है, कुछ न कुछ एक्सेप्शन है। जैसे फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कहीं कहीं पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं होता है। और जो थर्ड लॉ है जिसका नाम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है, इसका एक्सेप्शन लिंकेज है। तो 5 रटने वाले सवाल हैं, वो लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं। पहला सवाल है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जबकि थर्ड लॉ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अभी आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस
एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जबकि फेनामेना ऑफ लिंकेज ये एक्सेप्शन है ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। के बारे में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहली हेडिंग डालें, पहली हेडिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख लीजिए क्या है। एक्सपेरिमेंट किया क्या था, इन्होंने एक तरफ लिया था टाल, एक तरफ लिया था ड्वार्फ, और जब इनका क्रॉस कराया था तो केवल टाल प्रोजनी मिली थी। बस इतने से ही इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला था। क्या कहा था, कहा था कि देखिए जो टाल है यहाँ से कुछ न कुछ फैक्टर यहाँ आया होगा, और जो ड्वार्फ है वहां से भी कुछ न कुछ फैक्टर यहाँ आया होगा। मतलब दोनों फैक्टर यहाँ इकट्ठा हुए होंगे, लेकिन जो फैक्टर यहाँ से आया था वो एक्सप्रेस हुआ, और जो फैक्टर यहाँ से आया था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये डोमिनेंट फैक्टर और ये रेसिसिव फैक्टर, इसी को कहते क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस केवल एक बात कहता है, क्या, कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है या मोनोहाइब्रिड बनता है तो उसमें एक फार्म ऑफ फैक्टर डोमिनेट कर जाता है दूसरे फार्म ऑफ फैक्टर पर, और इसी नाते एक फार्म एक्सप्रेस होती है, जैसे ये वाला टाल वाला फैक्टर एक्सप्रेस कर गया और ड्वार्फ वाला फैक्टर एक्सप्रेस नहीं कर गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, एंजाइटम दिया हुआ है तो आप ये कहोगे कि जो F1 प्रोजनी है, F1 प्रोजनी है उसमें केवल एक पेरेंटल फार्म दिखाई पड़ा। इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर जब सेल्फिंग इन्होंने किया था तो सेल्फिंग के बाद टाल भी मिले थे और ड्वार्फ दोनों मिले थे, लेकिन किस रेशियो में, तो ये 3 थे और ये 1। ये भी कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई F2 में जब दोनों मिले थे तो बराबर मिलने चाहिए थे, लेकिन बराबर मिले नहीं। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी वाला वो भी डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला वो भी डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी डोमिनेंट, तो 3 लोग ये एक्सप्रेस कर जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड लॉ क्या एक्सप्लेन कर सकता है, तो कहोगे कई चीजें एक्सप्लेन करेगा, जैसे केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई पड़े F1 में और दोनों पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई पड़े F2 में, F1 में 100% दिखाई पड़े, F2 में 3:1 में दिखाई पड़े। ये सब कौन बता रहा है, तो ये सब लॉ ऑफ डोमिनेंस। फैक्टर होते हैं, फैक्टर पेयर में पाए जाते हैं, ये सब कहाँ से पता चल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही पता चल रहा है। तो 3-4 लाइनें लिख लीजिए, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं, दोबारा लिख ही चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख लीजिए। According to this, क्या, in heterozygous monohybrid condition only one farm
ऑफ फैक्टर express itself while other form of factor not express because क्या हुआ है, वन फैक्टर डोमिनेट ओवर अदर फैक्टर, जो डोमिनेट कर गया उसका नाम और जिसके ऊपर डोमिनेट कर गया वो रेसेसिव फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंट यूज टू एक्सप्लेन, इसकी मदद से क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर F1 में दिखाई पड़ा और दोनों पेरेंटल कैरेक्टर F2 में दिखाई पड़े, और किस रेशियो में, 3:1। ये कौन बता सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेन क्या, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट present in F1 and both parental trait present in F2 in ratio of 3:1। एनसीईआरटी में लिखा है, नोट करके दो बातें लिख लेंगे। कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको कहते क्या है, फैक्टर, और फैक्टर अकर इन पेयर, और अगर डिसिमिलर पेयर है, मतलब कैप्टर एक फैक्टर अलग है एक फैक्टर अलग है, डिसिमिलर पेयर है तो एक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। in dissimilar pair of factor, one factor dominates over other factor। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो यह क्या कह रहे हैं, फिर वही कहानी है, एक तरफ लिया था टाल, एक तरफ लिया था ड्वार्फ, और कह रहे थे कि जब इनका क्रॉस कराया तो सिर्फ टाल मिले। क्यों,
क्योंकि एक फैक्टर यहां रहा होगा, एक फैक्टर यहां रहा होगा, और ये दोनों फैक्टर इकट्ठा हो गए होंगे किसमें, F1 में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब F2 बनता है तो F2 में टाल भी दिखता है, ड्वार्फ भी दिखता है। कहने का मतलब एक पेरेंटल कैरेक्टर कहाँ मिला, F1 में, और दोनों पेरेंटल कहाँ मिले, F2 में। ये दोनों पेरेंटल मिल क्यों गए, तो हुआ क्या है कि ये फैक्टर इकट्ठा तो हो गए थे लेकिन आपस में मिक्स नहीं हुए थे, और जब गैमीट बना तो ये फैक्टर अलग हो गया, ये फैक्टर अलग हो गया। यहाँ रहा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कल को जब गैमीट बनेगा तो एक में कैपिटल टी चला जाएगा, एक में स्मॉल टी चला जाएगा। तो F1 जनरेशन जब गैमीट बनाती है तो जो फैक्टर इकट्ठा हुए थे वो अलग हो जाते हैं, अलग होने को ही सेग्रीगेशन कहते हैं। यदि अलग ना होते और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बना रहता तो यहाँ फिर से प्रोजनी हमको सिर्फ क्या मिलती, टाल ही मिलती। तो दोनों प्रोजनी मिली हैं क्योंकि जो कैपिटल टी फैक्टर है वो स्मॉल टी फैक्टर से अलग हो गया, और इसी को कहते क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान से सुनेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि हेटेरोजाइगस या मोनोहाइब्रिड कंडीशन में फैक्टर इकट्ठा तो थे लेकिन कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, और दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और इसी नाते F1 में जो करेक्टर नहीं दिख रहा था, क्या नहीं दिख रहा था, ड्वार्फ नहीं दिख रहा था, वो हमको F2 में दिखाई पड़ गया। एक और क्वेश्चन है, यदि मान लेते हैं किसी के पास एक ही जैसे फैक्टर हैं, जैसे कैपिटल टी, तो जब गैमीट बनाओगे तो दोनों में कैपिटल टी ही जाएगा, मतलब एक ही जैसे गैमीट दोनों बनेंगे। अगर स्मॉल टी है तो भी स्थिति यही होगी, इधर स्मॉल टी जाएगा, इधर भी स्मॉल टी जाएगा, मतलब एक ही जैसे गैमीट बनेंगे। समस्या तो यहाँ आने वाली है, जब ये कंडीशन होगी तो एक बनेगा कैपिटल टी वाला गैमीट, एक बनेगा स्मॉल टी वाला गैमीट, तो 50% गैमीट में एक फैक्टर होगा और 50% गैमीट में दूसरा फैक्टर होगा। तो 50% पॉसिबिलिटी होगी कि किसी गैमीट में कौन सा फैक्टर जाएगा, या तो ये फैक्टर जाएगा तो गैमीट में ये नहीं होगा, और अगर ये फैक्टर होगा तो गैमीट में ये नहीं होगा। कहने का मतलब गैमीट में केवल एक फैक्टर होगा, इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही दूसरा नाम है प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो चाहे प्योरिटी ऑफ गैमीट कहो और चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहो, दो लाइनें लिख लेते हैं। According to this, क्या both factor that come together, अपनी भाषा में लिख रहे हैं जिससे याद रहे, both factor that come together in heterozygous monohybrid, both factors that come together in heterozygous monohybrid, but factors do not show any blending and factor separate during gamete formation। इसी नाते that's why क्या हो जाएगा, both character या both trait express in
किसमें, इन F2 जनरेशन। दोनों फैक्टर इकट्ठा तो हो गए थे किसमें, मोनो हाइब्रिड F1 में, लेकिन दोनों फैक्टर ने ब्लेंडिंग नहीं शो की, और क्या हुआ, जब गैमीट बनाए तो क्या हो गए, सेग्रीगेट। इसी को दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, एलील्स डू नॉट शो any blending thus alleles separate so both parental trait recover in F2 generation while only one parental trait in F1 generation। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अलील सेपरेट कर जाएंगे। इसी नाते ओनली वन अलील इन गैमीट, और इसी को कहेंगे क्या, प्योरिटी ऑफ गैमीट। कैसे लिख लेंगे, कैपिटल टी है, 100% गैमीट विद कैपिटल टी, स्मॉल टी है तो 100% गैमीट विद स्मॉल टी। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% गैमीट विद कैपिटल टी और 50% गैमीट विद स्मॉल टी। हेडिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जरा देख लीजिए फिर क्या कहा इसमें। कहा यह गया कि एक तरफ प्लांट लिया गया था जिसमें येलो राउंड सीड थे और दूसरी तरफ कहने का मतलब यहां 2 पेयर ऑफ ट्रेट हैं। एक पेयर ऑफ ट्रेट ये है येलो और ग्रीन और दूसरा राउंड और रिंकल। 2 पेयर ऑफ ट्रेट हैं। यदि 2 पेयर ऑफ ट्रेट होंगे तो 2 पेयर ऑफ फैक्टर भी होंगे या 2 पेयर ऑफ अलील भी हम कह सकते हैं। इस ट्रेट के लिए अलील कौन सा था, Y, इसके लिए कौन सा था, R, इसके लिए स्मॉल y, इसके लिए स्मॉल r। थे किस कंडीशन में, तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R इस कंडीशन में थे। ये स्मॉल y स्मॉल r इस कंडीशन में थे। ध्यान से सुनिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हम कराते और यदि येलो का ग्रीन से कराते
तो क्या होता, तो जब F1 बनता तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ इकट्ठा होते। अब इसका भी कराते तो ऐसे ही तो होता, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ इकट्ठा होते, और यही क्या बन गया था, F1 बन गया था। अब ध्यान सुनिएगा, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अलील या फैक्टर इकट्ठा हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग होंगे तो भाई कैपिटल वाई अलग हो जाएगा और स्मॉल वाई अलग हो जाएगा, तो ये भी तो अलग होंगे। ये जब अलग होंगे तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा और स्मॉल आर अलग हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अलग होने के बाद कौन किसके साथ जाएगा, अलग होने के बाद कौन किसके साथ जाएगा, तो हम लोगों ने एक ऐसा गैमीट बनाया था, कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ ले लिया था, फिर कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ ले लिया था, फिर स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ ले लिया था और स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ ले लिया था। ये जानते हो क्यों हुआ है, ये इस नाते हुआ है कि जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो इनसे नहीं पूछ रहे थे, और जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो इनसे नहीं पूछ रहे थे। अलग होने के बाद कौन किसके साथ जाएगा वो कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। पूछने का मतलब होता है डिपेंडेंस और ना पूछने का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो अलग होना है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, का मतलब सेग्रीगेशन ही है। इसका नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन भी होना चाहिए। भाई अलग अलग होंगे, जैसे येलो और ग्रीन अलग होंगे, वो किससे नहीं पूछेंगे, राउंड और रिंकल से। तभी तो क्या होता है, कुछ बन जाते हैं येलो राउंड, कुछ बन जाते हैं येलो रिंकल, कुछ बन जाते हैं ग्रीन राउंड और कुछ बन जाते हैं ग्रीन रिंकल। ये जो बन गए हैं येलो रिंकल और ग्रीन राउंड, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाते ही बन गए कि अलग होने के बाद कौन किसके साथ जाएगा कुछ पता ही नहीं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर भी याद क्या रखोगे, एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन टू ट्रेट कम टुगेदर या टू पेयर ऑफ ट्रेट कम टुगेदर, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट का अलग होना दूसरे कैरेक्टर के दो ट्रेट के अलग होने पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से जब अलग होना होगा वो कैपिटल आर के स्मॉल आर के अलग होने से डिपेंड होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे डिपेंड नहीं होगा। इसी नाते F2 जनरेशन में रेशियो क्या मिल गया, 9:3:3:1। अगर सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू होता तो F2 में मिलता क्या, यदि सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू होता तो देखो F1 में सिर्फ ये मिलता, यहां तक तो सही थे मेंडल, कोई दिक्कत ही नहीं। और F2 में क्या मिलना चाहिए था, F2 में सिर्फ ये दो मिलते। अगर F2 में ये दो मिलते तो हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लागू हो गया। लेकिन F2 में क्या हो गया, ये भी मिला ये भी मिला और इसके अलावा दो और मिल गए, ये किसके नाते मिल गए, तो कहोगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब टू पेयर ऑफ ट्रेट इकट्ठा होते हैं तो सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। लिख लीजिए, according to this when two pair of trait come together या combined in hybrid या combined in hybrid comma separation of one pair of character
is independent to segregation of other pair of character। इसका मतलब है segregation of capital Y and small y is independent to segregation of capital R and small r। इसका ये भी मतलब है separation of yellow and green is independent to separation of round and wrinkle। और यही एक्सप्लेन करता है phenotype ratio of F2 generation in डाइहाइब्रिड क्रॉस। किस रेशियो में? 9:3:3:1। एक क्वेश्चन अलग से याद कर लेंगे। यदि लिंकेज हो जाए, यदि लिंकेज हो जाए जीन में, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ लिंक कर जाए, तो जहां जहां वाई जाएगा वहां वहां कैपिटल आर जाएगा, तो जहां जहां स्मॉल वाई जाएगा वहां वहां स्मॉल आर भी जाएगा। तो यदि लिंकेज हो गया तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होगा, और यदि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हमको ये रेशियो नहीं मिलेगा। एक नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, यदि दोनों कैरेक्टर के जीन एक क्रोमोसोम पर होंगे, जैसे कैपिटल आर जहां है वहीं कैपिटल वाई हो, एक ही क्रोमोसोम पर हो, तो क्या कर जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। और यदि जीन लिंक हो गए तो क्या नहीं होगा? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगा। तो क्या 9:3:3:1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इफ जीन फॉर बोथ कैरेक्टर present over same chromosome, it means there is linkage of gene then no independent segregation of gene, then no ratio, क्या 9:3:3:1, ये नहीं मिलेगा। चलो जरा एनसीईआरटी ओपन कर लो।
यहां से पढ़ लीजिए जरा। बेस्ड ऑन हिज based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called as principal या law of inheritance. फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये तो जनरल बातें हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये नहीं है। कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? डिस्क्रीट यूनिट कहते क्या हो? फैक्टर। फैक्टर पाए जाते हैं पेयर में, और जब पेयर में कैसा पेयर बन जाए? डिसिमिलर पेयर बन जाए तब। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, तो वन मेंबर ऑफ ए पेयर क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा, और जो डोमिनेट कर जाएगा वो डोमिनेंट, और जिस पर डोमिनेट कर जाएंगे वो रेसेसिव। ये टिक कर लीजिए। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन। इससे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखो, एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एट कहाँ? F1, और इसी से एक्सप्लेन कर देंगे एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन क्या? F2। आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन किसमें? 3:1 एट क्या? F2। ये सब लाइनें आई, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट, ये हाईलाइट कर लो, ये एज सच एग्जाम में पिछली बार आया है। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इसी नाते एंड बोथ कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं एज सच किसमें? F2। जबकि केवल एक मिलता है या एक नहीं मिलता है कहाँ? F1। यद्यपि पेरेंट कंटेन टू अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, फैक्टर या अलील पेयर क्या कर जाएगा? सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट क्या? किसी एक गैमीट में क्या होगा? केवल एक होगा। किसमें से? दोनों में से। अगर होमोजाइगस पेयर है जैसे कैपिटल टी, तो सारे गैमीट में सिमिलर आएगा, लेकिन यदि हेट्रोजाइगस पेयर है तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, और वन अलील विद क्या? इक्वल प्रोपोर्शन, 50% वो और 50% वो। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेडिंग अभी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। को डोमिनेंस यहाँ हेडिंग पढ़ी, ये भी अलग से पढ़ेंगे। ये सब चल रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ये सब कुछ क्लियर हो ही चुका है। ये है यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एनसीईआरटी ऐसे लिखी है भाई, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, फिर उससे जुड़े दो लॉ पढ़ लिया। कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, फिर उससे जुड़ा क्या पढ़ा? लॉ पढ़ा। हम लोगों ने कैसे पढ़ा है? हम लोगों ने दोनों क्रॉस एक साथ पढ़ लिए, सारे लॉ एक साथ पढ़ लिए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो क्या लिखा है। इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस जो फिनोटाइप थे कौन कौन से? राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन, ग्रीन रिंकल, क्या अपीयर किन रेशियो में? 9:3:3:1। सच रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर इन मेंडल स्टडीज। रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ क्या? 3:1। येलो ग्रीन किस रेशियो में थे? 3:1 में थे, और राउंड और रिंकल भी किसमें थे? 3:1। वो कल हम लोगों ने पढ़ा। तो 3 राउंड 1 रिंकल, 3 येलो 1 ग्रीन, जब गुणा करोगे तो यही तो मिलेगा। कल हमने गुणा करके बताया था, 9:3:3:1 आ जाएगा। बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस, और डाइहाइब्रिड क्रॉस की डिफिनीशन यहां लिखी है, क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट। अगर डिफरिंग इन 1 ट्रेट हो तो मोनोहाइब्रिड। मेंडल ने प्रपोज किया क्या? सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन
that we called Mendel's law of independent assortment. This law state that, ये देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक आप रट लीजिएगा। यही तो लिखाया है क्या, when two pair of trait combine in a hybrid, या इकट्ठा आ जाते हैं हाइब्रिड में, segregation of one pair of character is independent of segregation of other pair of character। ठीक है, तो चाहे समझ में आए और चाहे ना आए, ये दो लाइनें रट जरूर लोगे। ठीक है, Punnett square effectively used to understand the independent segregation of two pair of gene during meiosis। भाई दोनों फैक्टर अलग कब होते हैं, तो गैमीट बनाने में अलग होंगे। जब क्रोमोसोम का पेयर अलग होगा, तो क्रोमोसोम का पेयर किसमें अलग होता है, मियोसिस 1 में कि 2 में, मियोसिस 1 में अलग होता है, तभी अलग हो जाएंगे। तो कह रहा है ये समझना चाहते हो कब अलग होंगे, तो ड्यूरिंग मियोसिस या प्रोडक्शन ऑफ एग एंड प्रोडक्शन ऑफ पालन, किसके द्वारा, F1। ये F1 प्लांट था। कंसिडर सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन, मतलब कैपिटल R का सेग्रीगेशन किससे करना है, स्मॉल r। 50% गैमीट में क्या पहुंचेगा, कैपिटल R, और 50% में क्या पहुंचेगा, स्मॉल r। अच्छा, कैपिटल R के साथ क्या पहुंचेगा, तो कैपिटल R के साथ या तो कैपिटल Y पहुंचेगा या तो कैपिटल R के साथ स्मॉल y। नाउ बिसाइड गैमीट हैविंग, या तो कैपिटल R रखेगा या तो स्मॉल r रखेगा। इट शुड आल्सो हैव अलील, क्या, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल R और 50% क्या होगा, स्मॉल r। ये क्या है, इनडिपेंडेंट, किसके सेग्रीगेशन से, 50% ऑफ कैपिटल Y और 50% ऑफ स्मॉल। कैपिटल R कैपिटल Y का सेग्रीगेशन, कैपिटल R स्मॉल r का सेग्रीगेशन और कैपिटल Y स्मॉल y के सेग्रीगेशन से क्या है, इनडिपेंडेंट। इसी का रिजल्ट देखो, अरे जो 50% होंगे R बियरिंग गैमेट, स्मॉल r वाले होंगे, उनमें क्या पहुंच जाएगा, कैपिटल Y, और 50% जो R बियरिंग होंगे उसमें क्या पहुंच जाएगा, स्मॉल y। इसी तरीके से 50% जो R बियरिंग होंगे उसमें क्या पहुंच जाएगा, और उसमें क्या पहुंच जाएगा, स्मॉल y। इसको ऐसे देख लो भाई, दो प्रकार के गैमीट बने, एक बना कैपिटल R वाला, एक बना स्मॉल r वाला। फिर दो गैमीट बने, एक बना कैपिटल Y वाला, एक बना स्मॉल y वाला। कह रहा है कि जो कैपिटल R वाले होंगे इसके आधे ऐसे होंगे, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y और कैपिटल R के साथ स्मॉल y, और इसके भी यही होंगे, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो यही तो बना के दिखाए थे गैमीट। ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा ये इस नाते डिपेंड है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इतनी बार 50-50% लिए हैं कि दिमाग आपका 50-50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा रटेंगे नहीं, यहां से समझेंगे क्या हो रहा है। तो अंततः फिर गैमीट बनेंगे कैसे, तो कह रहा है कि 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। और सबकी संभावना कितनी % होगी, भाई 4 बने तो 1/4 के हिसाब से क्या कहोगे, 25% कह दोगे या 1/4 कह दोगे। When you write down the 4 type of egg and pollen on 2 side of Punnett square, तो बहुत आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन ऑफ जाइगोट कितने मिलेंगे, 16 स्क्वायर। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, अरे कल ही बताए हैं 9 टाइप के मिलेंगे। एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप, 4 टाइप के मिलेंगे। कैन यू यूजिंग द Punnett स्क्वायर डाटा एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ द F2 स्टेज फिल इन द फॉर्मेट गिवन, क्या इसमें भर सकते हो, तो बिल्कुल भर सकते हैं, एक भर के दिखा दो बस। ये टेबल इतना बनाया है, ये टेबल बढ़ती चली जाएगी, ये टेबल बढ़ती चली जाएगी। जीनोटाइप यहां लिखो और उसका फिनोटाइप यहां लिखो। लिखते हैं कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। भाई 9 टाइप के जीनोटाइप हैं, हाँ या ना, तो
तो 9 टाइप के जीनोटाइप आप यहां लिखिए, ये होमवर्क है आपका। कह रहा 9 टाइप के जीनोटाइप यहां लिखिए। हमने एक लिख दिया, दूसरा लिख देते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कॉल लिख दिया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4 9 में से तो लिख दिए, एक और लिख दिया, कैपिटल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 5 लिख दिया। कह रहा टोटल कितने टाइप के हैं? 9 टाइप के। वो सारे 9 टाइप यहां लिखो और उनके सारे फिनोटाइप यहां लिखो। तो इधर तो 9 टाइप लिख जाएंगे, इधर देखो तो कितने टाइप निकलेंगे। तो यहाँ टोटल कितने निकलेंगे? 9 टाइप, और यहाँ टोटल कितने निकलेंगे? 4 टाइप। कह रहा है इसको क्या बना सकते हो? तो कहोगे हाँ इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि हम आपको बनवाएं, घर में आप बनाइएगा। वापस चलते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लगभग सब कुछ हमने बता दिया है। यहां तक अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी ये अभी पढ़ना बाकी है। ये यहां इसे हिसाब से 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/4 है ना। चलो ध्यान से सुने। कह रहा मेंडल सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कर रहे थे, ठीक है। तो F1 का F1 से कराए, F1 का F1 से कराए, क्या मिला? कुछ टाल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले। मेंडल के दिमाग में खुराफात चल रही है, कह रहे लाओ F2 का F2 से कराते हैं। नहीं समझे बात? पहले टाल लिया, ड्वार्फ लिया, क्या बनाया? F1। F1 का F1 से क्रॉस कराया, क्या बनाया? F2। यही तो बनाया। अब कह रहे लाओ F2 का F2 से क्रॉस कराएं, तो F3 बनाएंगे। अब सवाल ये फंस गया कि F2 में F2 का क्रॉस किससे कराओगे? F2 में तो 2 मिल गए थे, एक टाल भी मिल गया था और एक ड्वार्फ भी मिल गया। तो मेंडल ने ऐसे कहा कि भाई जो टाल हैं F2 वाले, उनका टाल F2 से क्रॉस करा दिया है, और जो ड्वार्फ हैं F2 वाले, उनका ड्वार्फ F2 से क्रॉस कराया जाए। ये तो कर ही सकते हैं, कराने को तो ये भी करा सकते हो। कहा ऐसा करते हैं, जो टाल मिले हैं उनका टाल F2 से क्रॉस कराते हैं, और जो ड्वार्फ मिले उनका ड्वार्फ F2 से क्रॉस कराते हैं। इसके बाद मेंडल का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। देखो क्या हुआ, जब इन्होंने टाल का टाल से क्रॉस कराया तो मिलना क्या चाहिए? मिलना तो भाई टाल चाहिए, लेकिन नहीं, ड्वार्फ भी मिल गया। दिमाग का दही हो गया। अच्छा, ड्वार्फ का ड्वार्फ से क्रॉस कराए, क्या मिलना चाहिए? ड्वार्फ मिलना चाहिए, ड्वार्फ मिला, मेंडल बहुत खुश। तो हो क्या रहा था, जब F2 का F2 से क्रॉस करा रहे थे, ड्वार्फ का ड्वार्फ से क्रॉस करा रहे थे, 100% ड्वार्फ आते थे। लेकिन जब टाल का टाल से क्रॉस कराते थे तो 100% टाल कभी आ भी जाते थे और कभी नहीं भी आते थे। दिन रात केवल 6 साल यही सोचे, 1856 से 1863 तक कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां ऐसे लिखा है, मेंडल ने सेल पॉलिनेट किया, किसको? F2 प्लांट को, और पाया का कि जो ड्वार्फ F2 वाले प्लांट हैं, अगर उनका सेल पॉलिनेशन करते हैं तो हमेशा क्या बनता रहता है? ड्वार्फ ही प्लांट मिलता है, चाहे क्या मिले F3 में, और चाहे क्या मिले F4, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि जो जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ है वो क्या है? होमोजाइगस। यहां तक सब कुछ सही है। कह रहा व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? ही वुड हैव गॉट, उनको क्या मिला होगा जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया होगा? किसको? टाल F2 को टाल F2 से क्या मिला होगा? उनको क्या मिला ये नहीं बता रहे हैं, अरे आपको क्या मिलेगा ये सोच के बताओ। तो हमने आपको बताया कि टाल F2 का टाल F2 से क्रॉस कराओगे तो कभी क्या मिल जाएंगे?
टाल टाल मिलेंगे और कभी टाल के साथ ड्वार्फ मिलेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जो F2 वाले टाल हैं वो होमोजाइगस भी हैं और हेट्रोजाइगस भी हैं। जैसे ही ये मन में आ गया कि वो होमोजाइगस भी हैं हेट्रोजाइगस भी हैं, ये कैसे कंफर्म हो? ये कोई पौधा है लंबा सा जो कि टाल है और F2 का है, ये कैसे पता चले कि ये होमोजाइगस वाला टाल है कि ये हेट्रोजाइगस वाला टाल है? मेंडल काफी दिन सोचे, फिर दिमाग लगा करके इसका भी आंसर दिए। पहले क्वेश्चन मेंडल का समझो, फिर मेंडल का दिमाग समझो, फिर आंसर निकल आएगा। क्या किया? पहले टाल का क्रॉस ड्वार्फ से कराए, टाल मिला F1 में, मेंडल बहुत खुश, लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिए। फिर F1 वाले टाल का F1 वाले टाल से क्रॉस कराए, टाल और ड्वार्फ दोनों मिले, मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा लाओ F2 वाले टाल का टाल से क्रॉस कराएं। तो जब F2 वाले टाल का टाल से क्रॉस करा रहे थे तो कभी केवल टाल मिल जाते थे और कभी टाल के साथ ड्वार्फ मिल जाते थे। जबकि अभी टाल का जब टाल से क्रॉस कराए थे F1 का, तो टाल के साथ क्या मिला था? ड्वार्फ मिला था। तो मेंडल यही सोच रहे थे कि भाई प्रोजनी में जब भी टाल का टाल से क्रॉस कराते हैं तो टाल के साथ ड्वार्फ मिलता है। लेकिन जब क्रॉस करा रहे थे F2 टाल का F2 टाल से, तो कभी केवल टाल मिल जाते थे और कभी टाल के साथ ड्वार्फ मिल जाते थे। बहुत परेशान हुए। तो इतनी बात तो समझ में सबको आ चुकी होगी कि जो F2 का टाल है ये हो सकता है कि कैपिटल टी वाला हो और ये हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो। कैसे पता चलेगा? तो इसी को पता करने के चक्कर में इन्होंने नया क्रॉस करा डाला जिसका नाम टेस्ट क्रॉस है। तो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है? टेस्ट क्रॉस समझाया गया है। क्लियर है बात? चलो, तो हेडिंग टेस्ट क्रॉस नहीं डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बैक क्रॉस। हेडिंग डालेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस देख लो क्या है। ये है एक पेरेंट और ये है दूसरा पेरेंट, इनके क्रॉस से प्रोजनी बनी। फिर प्रोजनी से फिर क्या बनी? प्रोजनी बनी। यही तो हुआ। इस प्रोजनी का नाम F1 और इस प्रोजनी का नाम F2। ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रोजनी का क्रॉस पेरेंट से करा दिया जाए, यदि प्रोजनी का क्रॉस किससे करा दिया जाए? पेरेंट से करा दिया जाए, तो उसी को कहते क्या है? बैक क्रॉस। तो यदि प्रोजनी क्रॉस विद देयर पेरेंट कॉल्ड एज बैक क्रॉस। पहला सवाल, किस पेरेंट से क्रॉस करा दो? तो भाई एक पेरेंट तो डोमिनेंट वाला था, नहीं था, और एक पेरेंट रेसेसिव पेरेंट था। तो यदि प्रोजनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करा दोगे तो इसी का नाम आउट क्रॉस है, और प्रोजनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करा दोगे तो इसी का नाम टेस्ट क्रॉस है। तो कंक्लूसिव बात यह है कि बैक क्रॉस हो गया दो टाइप का। कौन सा? आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यदि प्रोजनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करा दें तो आउट क्रॉस, और यदि रेसेसिव पेरेंट से करा दें तो टेस्ट क्रॉस। इतना लिखो। तो लिख लीजिए, इफ
if progeny casts back to their parent called as back cross, if progeny cross to dominant parent called as outcross, if progeny cross to recessive parent called as टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस हो गया दो प्रकार का, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस अभी बताए हैं कि किसका किससे क्रॉस कराना है, प्रोजनी का डोमिनेंट पेरेंट। तो ये मान लेते हैं F1 प्रोजनी है, तो F1 प्रोजनी और क्रॉस किससे कराना है, डोमिनेंट पेरेंट से। तो F1 प्रोजनी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और डोमिनेंट पेरेंट का कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट होता है। क्रॉस करा के देख लेते हैं तो होगा क्या, इधर की तरफ दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी का एक स्मॉल टी का, और इधर की तरफ तो एक ही टाइप का गैमीट है, कैपिटल टी और कैपिटल टी का। जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट बताएं। तो भाई अगर ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी, ये इसके साथ जाएगा तो भी कैपिटल टी, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भैया ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बताओ क्या होगा, टाल ये टाल ये टाल ये 100% टाल लिखो। डोमिनेंट पेरेंट से अगर F1 प्रोजनी का क्रॉस करा दिया जाए तो उसको आउट क्रॉस कहेंगे और रिजल्ट में 100% टाल प्रोजनी मिलनी चाहिए। ना मिले तो देखो कैसे नहीं मिलेगी। ये F1 प्रोजनी है और ये डोमिनेंट पेरेंट है। F1 प्रोजनी दिखने में टाल है, डोमिनेंट पेरेंट भी दिखने में क्या है, टाल है। F1 प्रोजनी का जीनोटाइप कन्फर्म है, हेट्रोजाइगस तो होना ही होना है भाई, दोनों तरफ से बना है ना, तो F1 तो कन्फर्म हेट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस ही क्यों हमने लिख दिया, हो सकता अंदर से क्या हो, हेट्रोजाइगस। तो देखो यदि ये अंदर से प्योर होमोजाइगस होगा या अंदर से हेट्रोजाइगस, दो ऑप्शन हो सकते हैं। यदि ये होमोजाइगस है तो 100% क्या मिलेंगे, टाल। लेकिन यदि ये हेट्रोजाइगस है तब बताओ, तो देखो क्या होगा, कैपिटल टी के साथ जाएगा टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा टाल, दो टाल मिल गए। स्मॉल टी कैपिटल टी के पास जाएगा फिर टाल हो जाएगा, और स्मॉल टी के साथ ड्वार्फ। तो ऐसे केस में 75% क्या मिल जाएंगे, टाल, और 25% क्या मिल जाएंगे,
ड्वार्फ। तो कंक्लूजन सुन लीजिए फिर लिखिए। ये जो आउट क्रॉस है वो क्यों कराया जा रहा है? आउट क्रॉस इस नाते कराया जा रहा है, वो जानना चाहते हैं कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट था या होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं था। यदि ये होमोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा तो क्या मिलेगा? 100% टाल। और यदि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा तो 75% टाल और 25% ड्वार्फ। अब लिख लीजिए आउट क्रॉस का मतलब क्या है? F1 प्रोजनी क्रॉस टू डोमिनेंट पेरेंट, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आउट क्रॉस डन टू नो जीनोटाइप ऑफ dominant parent, that is homo होमोजाइगस डोमिनेंट या आपने ये पढ़ रखा है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्योर प्लांट को यूज किया था। प्योर प्लांट बनाया कैसे था? सेल्फिंग से। कितने जनरेशन? 3 जनरेशन। 3 जनरेशन के बाद वाले को उन्होंने प्योर प्लांट मान लिया था, लेकिन क्या अंदर घुस के देखे थे कि अंदर से प्योर है? ये तो मान लिए थे ना कि प्योर प्लांट है। वो प्योर था या प्योर नहीं था ये कैसे पता चलेगा? इसी क्रॉस से पता चल जाएगा कि पहले उसका ड्वार्फ से क्रॉस करा लीजिए, प्रोजनी बनवा लीजिए और फिर आउट क्रॉस करा के देख लीजिए। यदि आउट क्रॉस का रिजल्ट ये निकला इसका मतलब वो प्योर था, और यदि आउट क्रॉस का रिजल्ट ये निकला तो प्योर नहीं था, इसका मतलब क्रॉस खराब। हेडिंग डालें टेस्ट क्रॉस। देख लो जरा बेटा, इधर देखो। अभी बच्चे बता के आए हैं कि यदि प्रोजनी का क्रॉस किससे कराया जाए? रेसेसिव पेरेंट। किस प्रोजनी का? F1 का कि F2 का? तो कंक्लूसिव लाइन याद रखेंगे, टेस्ट क्रॉस में या तो F1 डोमिनेंट का, F1 तो है ही, और F2 में केवल जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, टाल वाला है, उसी का क्रॉस कराना है। रेसेसिव का रेसेसिव से नहीं कराना है। फिर से सुन लेते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो कहोगे F1 या F2 प्रोजनी का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाए। F1 में तो एक ही टाइप का है, F2 में 2 टाइप के हैं। तो F2 में जब 2 टाइप के हैं तो किसका कराओगे? तो जो टाल वाला है, ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसका क्रॉस कराओगे। किससे? रेसेसिव से। एक तो लाइन लिख लीजिए क्या है, ये है क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजनी या F2 प्रोजनी टू रेसेसिव पेरेंट ऑफ क्या? रेसेसिव पेरेंट। अब यहां F1 में तो एक ही था, कौन? F1 में तो केवल टाल ही था। F2 में कंफर्म करना है, किससे कराओगे? तो कहोगे टाल वाले से कराओगे, मतलब डोमिनेंट वाले से कराओगे। ठीक है, अब क्यों कराते हैं वो क्रॉस से आपको समझ में आएगा। F2 के जो टाल था वो था कैसा? वो 2 टाइप के थे, एक थे कैपिटल T कैपिटल और एक कैपिटल T स्मॉल t।
तो F2 का जो टाल है वो दो टाइप का है। F1 का टाल तो एक ही टाइप का है, कौन? F1 का टाल तो कन्फर्म है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। क्यों भाई? दोनों तरफ से फैक्टर आए होंगे, तो F1 वाले का जीनोटाइप तो कन्फर्म है पहले से ही कि एक फैक्टर टाल से आया होगा, एक फैक्टर ड्वार्फ से आया होगा। तो F1 का तो ये जीनोटाइप कन्फर्म है, इसमें कोई शक ही नहीं। समस्या तो F2 में है। F2 के जो टाल हैं वो एक टाल कैसा होगा, ये वाला, और दो टाल कैसे होंगे, ये वाले। कैसे पता चले बाहर से देख के? तो पता करने के लिए क्या कराएंगे? टेस्ट क्रॉस। देखो कैसे कराते हैं। अभी लिखे नहीं, रेसेसिव पेरेंट ले लिया और इसका क्रॉस डोमिनेंट F2 से करा दिया। F1 से कराने का कोई बहुत मतलब नहीं, क्योंकि F1 का जीनोटाइप कन्फर्म है। इधर फिर हमने लिख लिया रेसेसिव पेरेंट। देखिए रेसेसिव पेरेंट तो कन्फर्म है क्या कि स्मॉल टी ही होगा। ये भी रेसेसिव पेरेंट हमने दोबारा लिख लिया, ये भी स्मॉल टी। बस डोमिनेंट पेरेंट का बता दो। तो डोमिनेंट पेरेंट के दो ऑप्शन हैं, या तो अंदर से ये कैपिटल टी होगा, और या तो अंदर से ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब मान लेते हैं अंदर से ये हाल है, मान लेते हैं अंदर से ये हाल है, तो जिनका इनका जरा क्रॉस कराओ, रिजल्ट बताओ। तो देखो यहां से स्मॉल टी जाएगा, यहां से कैपिटल टी, तो 100% लोग कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे। तो 100% लोग क्या होंगे? टाल होंगे, कोई शक तो नहीं। अभी लिखो, नहीं लिखने टाइम देंगे। मान लेते हैं अंदर से ये हाल है, तो देखो क्या होगा, इधर से कैपिटल टी जाएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और इधर से स्मॉल टी जाएगा, इधर से स्मॉल टी जाएगा, मतलब स्मॉल टी। तो 50% इस जीनोटाइप के होंगे और 50% इस जीनोटाइप के होंगे। ये जीनोटाइप होगा तो टाल, और ये जीनोटाइप होगा तो ड्वार्फ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डोमिनेंट F2 है ये टाल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये रेसेसिव पेरेंट क्या है? ड्वार्फ। ये भी रेसेसिव पेरेंट क्या है? ड्वार्फ। ध्यान से सुनिएगा, डोमिनेंट जो F2 वाला है या जो टाल F2 है उसका रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दीजिए और रिजल्ट ये मिले। क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध हो रहा है कि जो डोमिनेंट F2 वाला है वो होमोजाइगस टाल है। अच्छा, इसी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करा दिया जाए और रिजल्ट ये मिले, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो डोमिनेंट F2 वाला है वो होमोजाइगस नहीं, कैसा है? हेट्रोजाइगस। तो जो कंक्लूसिव लाइन है कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, तो कहोगे F2 के जो टाल हैं उनका जीनोटाइप पता करना है कि वो कैपिटल टी वाले टाल हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टाल है। यदि वो अंदर से कैपिटल टी वाले टाल हो तो रिजल्ट ये मिलेगा, और यदि वो अंदर से ये वाले टाल हो तो रिजल्ट ये मिलेगा। तो रिजल्ट देख के मेंडल कंफर्म करते थे कि F2 वाला जो टाल है वो कौन सा टाल है, वो होमोजाइगस टाल है कि हेट्रोजाइगस टाल है। यदि होमोजाइगस टाल होगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 100% टाल मिलेंगे, और यदि वो हेट्रोजाइगस टाल होगा तो क्या मिलेगा? 50% टाल मिलेंगे और 50% ड्वार्फ। तो ये क्या कंफर्म करेगा? कंफर्म दैट क्या टाल F2R कैसा टाल? होमोजाइगस टाल। और ये क्या कंफर्म करेगा? कंफर्म दैट टाल F2R कैसा? हेट्रोजाइगस टाल। तो टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं?
टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है? तो टेस्ट क्रॉस डन टू नो, ये पता करने के लिए कि जो टाल F2 प्लांट है वो कैसा है, वो होमोजाइगस टाल है कि हेट्रोजाइगस टाल। और कैसे पता चला? तो भाई रिजल्ट में यदि ये आ गया तो क्या कंफर्म है, और रिजल्ट में यदि ये आ गया तो क्या है? हेट्रोजाइगस टाल। अब लिखो का रेशियो देख लीजिए। शुरू करें। तो टेस्ट क्रॉस में असली में क्या हुआ है, जो F1 है उसका किससे करा दिए हैं? F1 नहीं, F2। और मान लेते हैं कि ये वाला है, और रेसिसिव तो कंफर्म है ये वाला होगा। जरा देखो गैमीट बनाओ, इधर क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर क्या बनेगा? स्मॉल टी। पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। यहां ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां ले लेते हैं स्मॉल टी। इसका इससे क्रॉस कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराओ स्मॉल टी, इसका इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराओ। तो स्थिति ये होगी कि जब क्रॉस कराएंगे तो जो जीनोटाइप बनेंगे वो दो टाइप बने। एक कौन सा? एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक इसकी संख्या कितनी है? 2, और इसकी संख्या कितनी है? 2। तो 2:2 का मतलब क्या है? 1:1। अच्छा, ये देखने में कैसा होगा टाल, और ये देखने में कैसा होगा टाल? कितने होंगे? 2। ड्वार्फ कितने होंगे? 2। तो रेशियो क्या आया? 2:2 मतलब 1:1। तो फिनोटाइप अगर देखोगे तो जीनोटाइप भी 1:1 और फिनोटाइप भी 1:1। तो किसी टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो 1:1, फिनोटाइप रेशियो 1:1। यदि ये आंसर ना मिले, 1:1 आंसर ना मिले, तो आंसर देखो ये मिलेगा 1:1:1:1, ये मिल जाएगा। ये भी फिनोटाइप रेशियो है। बस ये किसका है? तो कहेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये भी आया हुआ सवाल है। डाई हाइब्रिड का अगर टेस्ट क्रॉस कराओगे तो रेशियो ये मिलेगा, और मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराओगे तो रेशियो ये मिलेगा। लिखो जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं। कह रहे फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ it is clear though the genotype ratio can be calculated using mathematical probability simply looking at phenotype of dominant trait। कह रहा देख के it is not possible to know the genotype composition। कह रहा जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप है उसको देख के आप बता नहीं सकते हो कि उसका जीनोटाइप कंपोजिशन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल, जो टाल प्लांट है F1 का या टाल प्लांट है F2 का, F1 वाले में तो काफी हद तक आइडिया है, F2 में बिल्कुल आइडिया नहीं है
कि वो अंदर से कैसा है, कैपिटल टी, या अंदर से कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं देख के। लिखा है सिंपल लुकिंग, तो फिर करना क्या चाहिए, देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट, यह स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी में। किसका जीनोटाइप जानना है, टाल F1 का कि टाल F2 का, F2 का। क्यों F1 क्यों नहीं जानोगे, F1 का तो लगभग अंदाजा है ही कि वो हेट्रोजाइगस होगा। टाल F2 मेंडल ने क्रॉस कर दिया किसका, टाल F2 का, किससे, ड्वार्फ प्लांट। नाम क्या रखा, टेस्ट क्रॉस। किसी टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म जैसे पी प्लांट में जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका हमको क्या करना है, जीनोटाइप डिटरमाइन करना है। इसको क्रॉस कर दो किससे, रेसेसिव पेरेंट से, और क्या ना कराओ, सेल्फ ना कराओ। प्रोजनी ऑफ सच क्रॉस कैन बी इजिली एनालाइज, और प्रिडिक्ट कर सकते हो किसको, जीनोटाइप। कैसे, तो अगर एनालिसिस में क्या दिख जाए, अगर एनालिसिस में 100% टाल दिख जाए मतलब होमोजाइगस टाल था, और टाल के साथ ड्वार्फ भी दिख जाए मतलब हेट्रोजाइगस टाल था। कह रहा रिजल्ट को देखना चाहते हो तो ये कि इन्होंने कलर कराया है वायलेट कलर का, किससे, व्हाइट कलर से। कह रहा पनेट स्क्वायर करो और उससे आप अंदाजा लगाओ, तो जरा देखो अंदाजा लग जाएगा। बेटा बातचीत करें, इधर देख लो बेटा, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका क्या नहीं पता है, जीनोटाइप क्या है, अननोन। तो भाई डोमिनेंट के दो ऑप्शन है, तो कैपिटल डब्ल्यू होगा, या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी का क्रॉस किससे करा दो, स्मॉल डब्ल्यू, और इसी का क्रॉस किससे करा दो, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो जब इसका स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस कराया, सभी फ्लावर क्या मिल गए, वायलेट, मतलब सभी टाल मिल गए। वायलेट का मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। 100% डोमिनेंट अगर दिख गया तो क्या कंफर्म होगा, तो देखो क्या कंफर्म होगा कि जो अननोन था वो कैसा था। अच्छा, इसी का क्रॉस जब स्मॉल डब्ल्यू रेसेसिव वाले से कराए तो रिजल्ट देखो, 50% फ्लावर कैसे मिल गए, वायलेट, और 50% कैसे मिल गए, व्हाइट। मतलब 50% टाल 50% ड्वार्फ। क्या पता चला, कंफर्म हो गया कि जो अननोन वाला था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस। तो चाहे भाई टाल ड्वार्फ लेके क्रॉस करा लो और चाहे वायलेट व्हाइट लेके क्रॉस करा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। कंक्लूजन समझ लो क्या, F1 और F2 किसी भी का भी क्रॉस आप रेसेसिव पेरेंट से करा सकते हो, लेकिन कराएंगे किससे, F2 वाले से करवाएंगे। क्यों, F2 का जो डोमिनेंट फिनोटाइप है जैसे टाल, वो कंफर्म नहीं हो रहा है, वो अंदर से कैपिटल टी है या अंदर से कैपिटल टी स्मॉल टी है। कंफर्म करने का एक ही तरीका, उसका रेसिस्टिव पेरेंट से क्रॉस कराओ और रिजल्ट पे नजर डालो। रिजल्ट पे नजर देखो, यदि 100% डोमिनेंट कैरेक्टर मिल जाए प्रोजनी में, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, और 50% डोमिनेंट मिले और 50% रेसिस्टिव मिले, इसका मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, ये हेडिंग डालिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिछले साल एक क्वेश्चन आया, तो हेडिंग डालें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले तो रटने वाले सवाल कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमेना है ये किसका खोजा हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर बाय, तो आंसर देंगे कार्ल कोरेन। क्या नाम है? कार्ल कोरेन। और इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हैं, तो कहोगे 3 एग्जाम्पल हैं। एक मिराबिलिस जलापा
जिसको 4 ओ क्लॉक प्लांट कहते हैं, उसमें पिंक कलर का फ्लावर बन गया था। एक है दूसरा डार्क फ्लावर स्नैप ड्रैगन, उसमें भी पिंक कलर का फ्लावर बन गया था। एक में ब्लू फार्म ऑफ एंडोलिसियन फाउल है, वो सिलेबस में आपके है नहीं, केवल एग्जाम्पल याद रखना। एक चौथा एग्जाम्पल और है, एक चौथा एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज। 4 एग्जाम्पल हैं, चारों नहीं पढ़ना है, केवल एक एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले रटने वाला लिख लीजिए, फिनामिना लिखते रहिए, फिनामिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन बाई कार्ल कोरेंस। दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल याद रखेंगे, पिंक फ्लावर इन मिराबिलिस जलापा या 4 ओ क्लॉक प्लांट। दूसरा है पिंक फ्लावर इन स्नैप ड्रैगन या इसी का नाम डार्क फ्लावर या एंटीराइनम मेजस। इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी या पाइसम सेटाइवम। तो ये दोनों एक ही साथ समझ लेंगे, ये अलग से समझ लेंगे। अब साइड में लिखिए, फॉर फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर के लिए जो जीन होते हैं या जो अलील होते हैं वो कौन से होते हैं? कैपिटल आर जीन और स्मॉल आर जीन। कैपिटल आर होता है डोमिनेंट जीन, ये होता है, लिखते चलें, रेसेसिव जीन। इस डोमिनेंट जीन का रिजल्ट ये होता है कि यदि कैपिटल आर जीन एक्सप्रेस करेगा तो रेड फ्लावर बनेगा, और अगर स्मॉल जीन या रेसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा
तो व्हाइट फ्लावर बनेगा। तो जीनोटाइप तो दुनिया में 3 संभव हैं। कौन सा भाई? एक जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक होगा स्मॉल आर। चौथा तो नहीं संभव है भाई, या तो कैपिटल आर, या तो कैपिटल आर, या तो स्मॉल आर। यदि लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता, यदि लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता तो बताओ इसका कलर कैसा होता? तो भाई देखो, ये भी रेड चाहता है, ये भी रेड चाहता है, रेड हो जाएगा। अच्छा, ये क्या चाहता है? व्हाइट। ये क्या चाहता है? व्हाइट, तो व्हाइट हो जाएगा। अब समस्या यहां आई है, कैपिटल आर स्मॉल आर के हिसाब से होना कैसा चाहिए? रेड फ्लावर होना चाहिए जब डोमिनेंस होता, लेकिन रेड नहीं हुआ, क्या हो गया? पिंक हो गया। तो ऐसे केस में क्या मिल गया? पिंक फ्लावर। और कौन सा नहीं मिला? नॉट रेड। ये जो पिंक मिल गया है, रेड नहीं मिला है, यही क्या है? यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर में रेड मिल जाता तो, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर में रेड मिल जाता तो ये कंप्लीट डोमिनेंस था। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर में रेड नहीं मिला, और क्या मिल गया? पिंक मिल गया। यही क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जरा देखो इधर, एक तरफ ले लिया रेड फ्लावर और दूसरी तरफ क्या ले लिया? व्हाइट फ्लावर। अगर ये प्योर होगा तो ये कैपिटल आर, और ये अगर प्योर होगा तो, अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो होगा क्या? तो भाई इधर से कैपिटल आर आएगा, इधर से स्मॉल आएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जो प्रोजनी है वो कैसी होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर। 100% कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। अगर डोमिनेंस चलता तो रेड होना चाहिए था, लेकिन ये 100% क्या मिल गए? पिंक मिल गए। ये क्रॉस मेंडल के द्वारा नहीं कराया गया, ये क्रॉस कार्ल कोरेन के द्वारा कराया गया है। लेकिन कार्ल कोरेन ये वही है जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। तो सोचा लाओ वह काम करके भी देख लेते हैं जो मेंडल ने कराया था। क्या मेंडल ने कराई थी? सेल्फिंग। इसके बीच, F1 के बीच। तो इधर क्या ले लेंगे? इधर पिंक ले लेंगे, और इधर भी क्या ले लेंगे? पिंक ले लेंगे। ठीक है, मतलब इधर की तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर की तरफ भी कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेंगे। अब क्रॉस कराएं तो गैमीट कौन से बने बेटा? तो यहाँ 2 गैमीट बने, एक बना कैपिटल आर का, एक बना स्मॉल आर का। यहाँ कैपिटल आर का, स्मॉल आर का, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये दोनों गैमीट यहां लिख देते हैं, और ये दोनों गैमीट यहां लिख देते हैं। बताओ अंदर का हाल। कैपिटल आर मिलेगा तो कैपिटल आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा। ठीक है, अब आराम से बताएं ये कैसा होगा? तो ये तो भाई रेड होगा। ये कैसा होगा? पिंक होगा। और ये कैसा होगा? तो जब इनका क्रॉस कराया गया और F2 जनरेशन मिली, तो F2 जनरेशन में
जीनोटाइप का हाल बताओ। कितने टाइप के जीनोटाइप? तो भाई एक मिला कैपिटल आर, एक मिला, दो मिल गए क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितने मिले? दो। ये कितना, सॉरी, ये कितने मिले? एक। ये कितना मिला? दो। और ये कितना मिला? एक। तो जीनोटाइप रेशियो क्या मिला? 1:2:1। अच्छा फिनोटाइप बताओ। तो देखो भाई ये तो होगा रेड, ये दोनों क्या होंगे? पिंक। और ये, तो ये मिलेगा रेड, ये मिलेगा पिंक, और ये मिलेगा व्हाइट। भाई ये जीनोटाइप एक है तो इनकी संख्या भी एक होगी, ये जीनोटाइप दो है तो इनकी संख्या दो होगी, और ये जीनोटाइप एक है तो इसकी संख्या एक होगी। कमाल की बात देखो कि जो जीनोटाइप रेशियो लिखा है वही क्या लिखा है? फिनोटाइप रेशियो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटाइप रेशियो सेम होता है क्या? फिनोटाइप रेशियो। तो ये बड़ी अच्छी बात निकल आई। इन केस, अभी लिखो नहीं बेटा, लिख लेना, टाइम देंगे। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीनोटाइप एंड phenotype रेशियो आर सेम। और था कितना? 1:2:1। अब लिखो, चलो देखो ध्यान से सुने। यदि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जगह कंप्लीट डोमिनेंस होता तो जो F1 प्रोजनी है वो रेड होती, हाँ या ना? और जैसे रेड होती तो F1 प्रोजनी की समानता इससे हो जाती। अभी F1 प्रोजनी का रिजेम्बलेंस किससे है? इस पेरेंट से है, इस पेरेंट से है। तो दूसरा बड़ा अंतर दिख गया। F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से होती है कंप्लीट डोमिनेंस में, और किसी पेरेंट से नहीं होती है। किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अंतर दिख गया। दूसरा अंतर, कंप्लीट डोमिनेंस में F2 का फिनोटाइप रेशियो 3:1 मिलता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 का फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 मिलता है। कोई दिक्कत? एक और बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के जीनोटाइप में कोई अंतर है? F1 का जीनोटाइप जो वहां मिला था वही यहां मिला है, और F2 का जीनोटाइप जो वहां मिला था वो यहां मिला है। तो जीनोटाइप में कोई अंतर नहीं है। सारा अंतर कहां है? फिनोटाइप में है। दो अंतर हैं क्या? F1 की समानता डोमिनेंट पेरेंट से होनी चाहिए थी। कब? कंप्लीट डोमिनेंस में। यहां नहीं है। तो जब कंप्लीट डोमिनेंस होता है तो दो चीजें होती हैं। F1 की समानता एक पेरेंट से होती है, और F2 का फिनोटाइप में क्या होता है? 3:1 रेशियो होता है, और कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं मिलता है। क्लियर? और जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो एक तो F1 की समानता किसी पेरेंट से नहीं होती है, दूसरा F2 में फिनोटाइप रेशियो चेंज होकर के 1:2:1 हो जाता है, और एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप यहां मिल जाता। तीन क्वेश्चन है, तीनों कंपेयर हैं, किसमें अंतर नहीं आया? तो ना F1 के जीनोटाइप में अंतर आया और ना F2 के जीनोटाइप में अंतर आया। लिखो, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या क्या हुआ है? पहला, F1 प्रोजनी डू नॉट शो
एनी रिजेम्बलेंस विद एनी पेरेंट, उसकी समानता किसी पेरेंट से नहीं है। दूसरा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन इन किसमें, F1 एंड F2। तीसरा, F2 phenotype ratio become 1:2:1 किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ 3:1। ये तो चेंज आए हैं। अच्छा, इन केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस क्या होगा, बताओ बेटा। F1 की समानता एक पेरेंट या डोमिनेंट पेरेंट से होगी। F1 प्रोजनी सोज रिजेम्बलेंस विद वन पेरेंट या डोमिनेंट पेरेंट, सही है, एक पेरेंट से होगी। दूसरा, नन इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन, कोई फिनोटाइप मिलेगा बीच का, नहीं मिलेगा। और तीसरा, F2 फिनोटाइप रेशियो रिमेन क्या, 3:1। ये तीनों बातें किसकी हैं, और ये तीनों बातें, तो सबसे खास बात है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में क्या समानता है। तो कहोगे F1 और F2 के जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं आया। जो रिजल्ट F1 में मिला, जो रिजल्ट F2 में मिला, किसमें, कंप्लीट डोमिनेंस में, वही रिजल्ट किसमें मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो ये नोट करके लिख लीजिए। The denotype result of F1 and F2 are same in both, क्या, both complete dominance and इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बदलाव नहीं हुआ, तो कहोगे जीनोटाइप रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो जैसा था वैसे मिला। बदलाव सिर्फ कहां आया है, फिनोटाइप रेशियो जो था कैसा। अभी तो बताया नहीं कि आखिर पिंक आया कहां से। तो अभी तक ये सवाल तो पढ़े ही नहीं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। अभी तक तो इधर उधर कहानी बताए जा रहे हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सी चीज है, तो ध्यान से सुने। ये लिख लिया, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आया, मतलब हेट्रोजाइगस बना, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर को एक्सप्रेस करना चाहिए था और रेड कर देना चाहिए था। यही तो डोमिनेंस है। हेट्रोजाइगस
के केस में डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील के ऊपर डोमिनेट करता है और वो स्वयं एक्सप्रेस कर जाता है, और रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होता है। इसी को तो हम डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आया तो कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, और जैसे ही पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया वैसे पूरी तरीके से रेड नहीं बना। पिंक है क्या, पिंक तो रेड ही है, बस हल्का रेड है, थोड़ा सा ही तो हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल आर जीन है वो स्मॉल आर जीन के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया है, इतना तो हुआ है, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हुई है। क्यों? अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो F2 जनरेशन में रेड कहां से मिल गया, व्हाइट कहां से मिल गया? F2 जनरेशन में रेड और व्हाइट मिले हैं, नहीं मिले हैं? वहां भी तो मिल रहे थे, बस रेशियो ही तो चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि सेग्रीगेशन यहां भी हुआ है। अगर सेग्रीगेशन ना हुआ होता तो क्या F2 में व्हाइट मिलता? ना मिलता, मिला है। इसका मतलब क्या हुआ है? सेग्रीगेशन हुआ है। तो नियम नहीं बदले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, बस यहां डोमिनेंस की जगह इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया है। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट में फिर दिक्कत आ रही, क्या कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ होगा तो कैपिटल आर को डोमिनेंट अलील नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा। तो फिर डोमिनेंट और रेसेसिव अलील की असली डिफिनीशन क्या है? कब कहोगे कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है? भाई अभी तक तो ये कह रहे थे कि दोनों एक साथ लाओ, जो एक्सप्रेस कर जाए वो डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस ना करे वो रेसेसिव। यहां तो गड़बड़ हो गया, दोनों एक साथ लाए और आर वाला पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, तो क्या आर वाले को हम डोमिनेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट और रेसेसिव की डिफिनीशन फिर कुछ और है, ये डिफिनीशन नहीं है जो आप समझ रहे हो कि दो लोग एक साथ आए, जो एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट और जो ना एक्सप्रेस करे वो रेसेसिव। लिखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस is phenomena in which alleles in heterozygous pair do not show complete dominance over other. Example, इस केस में कैपिटल आर अलील नॉट completely dominant over स्मॉल आर अलील। और जब पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं करा तो बनाया तो रेड ही। भाई पिंक क्या है? पिंक भी तो रेड ही है, बस रेड जैसा है, तो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं। अगर कोई नया कलर, जैसे मान लीजिए रेड और व्हाइट मिलाए थे और ब्लू आ जाता, ये बिल्कुल अलग कहानी हो जाती। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना, रेड ही जैसा कुछ आया है, मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया है। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। बहुत बार सवाल आया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के कंपेयर का सवाल, तो हमने तीन तीन कंपेयर आपको लिखा दिए ना, और किसमें अंतर नहीं है? जीनोटाइप में अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्लांट विद पिंक फ्लावर क्रॉस विद
white flower plant क्रॉस विद white flower plant। हाँ क्वेश्चन, व्हाट इज possibility that progeny plant have red flower? ऑप्शन 0%, 25%, 75%, 100%। आंसर ना बताओ, सॉल्व करो। तो कह रहे एक तरफ क्या लेना है, पिंक, और एक तरफ क्या लेना है, व्हाइट। तो पिंक ले लिया और व्हाइट ले लिया। पिंक का मतलब और व्हाइट का मतलब, इधर गैमीट कौन से बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर कौन से बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्रॉस करा देते हैं तो बना लो 18 स्क्वायर। ये दोनों गैमीट यहां लिख देते हैं और ये दोनों गैमीट यहां लिख देते हैं। इसका इससे कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कराओ स्मॉल आर, इसका इससे कराओ स्मॉल आर। तो जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट बताओ भाई, कैपिटल आर बनेगा, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा और स्मॉल आर बनेंगे। ये कितने बनेंगे, 2। ये कितने बनेंगे, 2। ये कैसे होंगे पिंक, ये कैसे होंगे व्हाइट। तो कोई रेड बना है, नहीं बना, तो आंसर क्या होगा, 0%। लिख लो। चलो जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं बस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा है, व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीज वर रिपीटेड, बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, यूजिंग ट्रेट इन अदर प्लांट, ऐसा ही, इट वाज फाउंड दैट सम टाइम, कभी कभार, ये टिक कर लो बेटा, F1 हैड ए फिनोटाइप डिड नॉट रिजेंबल्स क्या, आइदर ऑफ टू पेरेंट, किसी से नहीं मिला, इवन उसका फिनोटाइप कहां मिला, इन बिटवीन टू, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डार्क फ्लावर, या स्नैप ड्रैगन, या एंटीराइनम स्पीसीज लिखा है, एंटीराइनम मेजस इज ए गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, मतलब कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, मतलब स्मॉल आर। तो F1 में क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा मिला, पिंक। लेकिन जब F1 आप सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 का रिजल्ट ऐसा मिला, कैपिटल आर एक मिला जो कि रेड था, दूसरा 2 मिले कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि पिंक थे, एक मिले कैपिटल स्मॉल आर जो कि व्हाइट थे। यहां पर ये टिक कर लो, यहां पर जीनोटाइप रेशियो वर बिल्कुल वही मिला जैसा हम लोग सोच रहे थे। क्या अलग मिला भाई, एक्सपेक्टेड रेशियो 1:2:1 था, वही तो सोच रहे थे और वही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से पढ़ते हैं, हियर जीनोटाइप रेशियो एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन फिनोटाइप रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट क्या करते थे 3:1, डोमिनेंट रेशियो चेंज होके क्या हो गया 1:2:1। कह रहा क्या हुआ कि R was not completely dominant over small r, this made it possible to distinguish capital R small r as a pink from capital R red and small r white। ये हेडिंग है
एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे। इधर जरा देख लो, ये रेड फ्लावर, ये व्हाइट फ्लावर, ये कैपिटल आर गैमेट, स्मॉल आर गैमेट मिला दिया, सभी क्या मिल गए? पिंक। ये फीमेल ले लिया, कौन सा? एक पिंक, दूसरा मेल, दूसरा पिंक, क्रॉस करा दिया तो एक क्या मिल गया? रेड, दो क्या मिल गए? पिंक, एक क्या मिल गया? व्हाइट। ये रेशियो, तो जो फिनोटाइप रेशियो वही क्या है? 1:2:1 और 1:2:1। ये पौधा है, ये रेड कलर फ्लावर हैं, ये पिंक कलर फ्लावर हैं, व्हाइट कलर दिख ही नहीं रहे हैं। ये अगले लेक्चर पर आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस।